नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। मेरठ से बड़ी खबर सामने आई है। सोनू कश्यप हत्याकांड में नया अपडेट आया है। थाना सरधाना क्षेत्र के जलवागढ़ में हुई सोनू कश्यप की हत्या के बाद पुलिस ने अब 60 से अधिक अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का यह एक्शन उस समय लिया गया जब हंगामा और माहौल बिगड़ने की सूचना मिली। मामले के मुख्य आरोपी को पहले से मेरठ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कश्यप समाज के लोगों ने आज महापंचायत बुलाई थी, जिसके चलते कलेक्ट्रेट और कमिश्नरी ऑफिस के आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। पुलिस ने सुनिश्चित किया कि कानून व्यवस्था बनी रहे और कोई अप्रिय घटना न घटे। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए यूपी एसएससी अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री दरबार में पहुंचकर अपनी मांगें सरकार के सामने रखी। अभ्यर्थियों का आरोप है कि हाल ही में हुई यूपी एसएससी परीक्षा में सिलेबस से बाहर यानी आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछे गए, जिसके बारे में उन्हें पहले कोई सूचना नहीं दी गई थी। अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने पिछले 2 साल से परीक्षा की तैयारी की है और अब अचानक सिलेबस से हटकर सवाल पूछे जाने से उनका मेहनत का मोल प्रभावित हो गया है। अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि इस मामले में उचित कार्रवाई करते हुए आउट ऑफ सिलेबस प्रश्नों का रद्द किया जाए। कुछ अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री सचिव से भी मुलाकात की है, जिसमें 1 सप्ताह का समय मांगा गया, लेकिन किसी भी तरह का लिखित आश्वासन नहीं दिया गया है। सभी लोग के साथ इकट्ठा हुए हैं, किन मांगों को लेकर के यहाँ पर आप लोग पहुँचे हैं? सर, हमारी एक ही मांग है। हमारा यूपीएससी आयोग ने एग्जाम कराया था एएनएम का, जिसमें आउट ऑफ सिलेबस उन्होंने 40 क्वेश्चन पूछा था। उसी की मांग के लेके हम लोग हैं, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस मेरा एग्जाम हुआ है, तो हमारा री एग्जाम की मांग है। सबका एक ही मांग है, री एग्जाम। सर, आप लोग सचिव के पास गए हुए थे, वहाँ पर सर हम लोग सचिव के पास गए थे। वहाँ उन्होंने कुछ लड़कियों को बुलाया, समझाया और बोला कि आप लोग का 1 हफ्ते में निष्कर्ष निकलेगा। लेकिन सर, हमको ये नहीं करना है, ना दंगा फसाद नहीं करना। हमको रिटर्न में वो लोग दे दें कि इस पे एक्शन लिया जाएगा। हम लोग यहाँ शांतिपूर्वक चले जाएंगे। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हम लोग आए हैं सर, तो हम लोग का बस एक ही मांग है कि आप हमको रिटर्न में दे दीजिए कि इस पे आप एक्शन ले रहे हैं, तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। अगर री एग्जाम नहीं होता है तो उसके बाद आप लोग की क्या रणनीतियाँ सर, रहेंगी? हम लोग री एग्जाम नहीं करेंगे तो हम लोग किसी भी हद तक उतर सकते हैं। आज आप लोग यहाँ कालिदास पहुँचे थे, किससे मुलाकात हम करने लोग के लिए? सीएम हमारे माननीय योगी जी से मिलने के लिए हम लोग आए हैं, उनके तक हमारी बात पहुंचाने के लिए कि हम उनको सीएम चुने इसीलिए कि हमारी बात वो सुने और हमें न्याय जो है वो हमें न्याय मिलना चाहिए। सर, मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र इस बार 16 फरवरी से शुरू होने जा रहा है और यह 6 मार्च तक चलेगा। कुल 19 दिन के बजट सत्र में 12 बैठकें आयोजित की जाएगी। सत्ताधारी सरकार की नज़र इस बार के बजट में युवाओं, महिलाओं और किसानों, उद्योगों और आदिवासियों के लिए विशेष प्रावधानों पर है। वही विपक्षी दल कांग्रेस सरकार पर घेराव करते हुए किसानों को खाद और बिजली न मिलने और इंदौर के भगीरथपुरा में दूषित पानी से 23 लोगों की मौत के मामले को उठाने की रणनीति में जुटी है। इस दौरान विधानसभा में सत्ता और विपक्ष के बीच जोरदार बहस और राजनीतिक रणनीतियों की उम्मीद जताई जा रही है। बजट सत्र भी शुरू हो रहा है फरवरी में, आपकी क्या तैयारी रहेगी? हम देखें लगातार सरकार कर्ज भी ले रही है, अलग अलग प्रावधान कर रही है। किसान के लिए कर्ज ले रही सरकार, किसान के लिए कर्ज नहीं लेगी, खुद के लिए कर्ज ले रही है, खुद की ब्रांडिंग के लिए कर्ज ले रही है, किसान वर्ष बना रही है। क्या बजट के अंदर किसानों को जो आपने वादे किए थे 3100 रुपये 2700 रुपये धान और गेहूं के लिए, क्या सरकार देगी? क्या सरकार किसानों को कर्ज माफ करेगी? क्या किसानों को खाद समय पे मिलेगी? ये सब बातें हम बजट में बात करेंगे।
मैं समझता हूँ कि सरकार सिर्फ जुमलेबाजी करती है, लेकिन किसान 2026 में भी रोएगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनके आंसू नहीं पोंछने वाली। SC/ST वर्ग सीएम बनाने की मांग जो है वो बुलंदी छू रही है, कैसे देखते हैं मध्य प्रदेश की सरकार? देखिए, मैं समझता हूँ कि अब सबकी अपनी अपनी भावना होती है, हर समाज चाहता कि हमारा सीएम बने, हमारा सीएम, लेकिन मैं समझता हूँ कि सीएम किसी जाति के आधार पर नहीं बनना चाहिए, योग्यता के आधार पर बनना चाहिए। उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से दुखद सड़क हादसे की खबर सामने आई है। लोधा थाना इलाके के चिखावती गांव के पास NH रिंग रोड पर धुंध और कोहरे के कारण कई ट्रक और वाहन आपस में भिड़ गए। सूत्र के अनुसार एक के बाद एक पीछे से कई वाहन टकराए, जिससे करीब दर्जन भर लोग घायल हुए हैं। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला हॉस्पिटल भेजा गया। पुलिस ने मौके पर सुरक्षा और यातायात की व्यवस्था की और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है और आपस के लोग भी हादसे के बाद मदद के लिए पहुंचे। ये देखो, ये पूरा खून खच्चर पड़े हैं, ये ज़्यादा हालत ख़राब है। हम इसे तो खींच के निकाल रहे हैं आदमी को। वीडियो बना के लेके जाते मेरा कल से काम तो ना अभी एम्बुलेंस के द्वारा जिला मुल्तान सिंह अस्पताल में करीब 7-8 लोगों को लाया गया था, जो कि घटना बताई जा रही है चिकावटी मोड़ लोधा की, और उनकी सबको प्राथमिक उपचार दे दिया गया है और सभी की स्थिति सामान्य है। और उनमें से 3 लोगों को हमने रेफर किया है आगे के उपचार के लिए और एक को एडमिट कर लिया गया है मेडिकल कॉलेज अलीगढ़। क्या कंडीशन है? कंडीशन सभी की नॉर्मल ही है, सभी को जान का खतरा नहीं है, सभी को सामान्य स्थिति में पर आगे के उपचार के लिए भेजा गया है। हाँ, महिलाएं भी हैं, 3-4 महिलाएं भी हैं और पुरुष हैं बाकी। डॉक्टर बुलंदशहर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। खुर्जानगर कोटवाली क्षेत्र में सेंटर पार्टी के सामने स्थित शंकर होटल पर पुलिस ने रेड की। सूत्र के अनुसार हिंदू संगठन की शिकायत पर पुलिस ने होटल में छापा मारा। रेड के दौरान पुलिस को युवक और युवती होटल के रूम में बंद मिले। पुलिस ने रूम को खुलवाकर दोनों को थाने ले जाया गया और पुलिस को देखकर कई जोड़े होटल से फरार हो गए। स्थानीय लोग इस रिहायशी इलाके में जिस्म फरोशी के कारोबार के खुले से हैरान हैं और पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे के कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। नई दिल्ली में आज केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन उर्वरक मंत्री JP नड्डा से मुलाकात कर उन्हें कटनी में मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा 23 जनवरी को मध्य प्रदेश आएंगे और 24 जनवरी को कटनी में मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन करेंगे। इस पहल से प्रदेश के 41 जिलों
में मेडिकल कॉलेज की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूती मिलेगी। इसी दौरान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर उन्हें नरसिंहपुर जिले के गदरवारा स्थित NTPC सुपर थर्मल पावर स्टेशन के विस्तार परियोजना के भूमि पूजन के लिए आमंत्रित किया गया। प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किसान, महिला, युवा और गरीबों के कल्याण के लिए लगातार योजना चला रही है। इसी क्रम में वर्ष 2026 को प्रदेश में किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को पूरी तरह नक्सल मुक्त घोषित किया गया है, जिससे प्रदेश की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। के द्वारा हेल्थ डिपार्टमेंट के माध्यम से लगातार नए मेडिकल कॉलेज खोलते हुए हम इसमें बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। PPP मॉडल पर हमारे मॉडल से तो देश में नंबर 1 का राज्य मध्य प्रदेश है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल को जोड़ करके प्राइवेट कॉलेज को प्रोत्साहित कर रहा है। ऐसे में हमारे 2 मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन के लिए आज मैंने माननीय जगत प्रसाद नड्डा जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री को आमंत्रित किया है। वो 23 तारीख को मध्य प्रदेश आ रहा है। 24 तारीख को कटनी के मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन करेंगे। एक एक करके हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। इस मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन के साथ हमारे राज्य के अंदर 41 मेडिकल कॉलेज अपने वर्तमान के दौर से खास करके उन 41 जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेज की सुविधाएं मिलेगी। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर उनके साथ हमारी हेल्थ की बहुत सारे प्रकार की गतिविधि का भी परस्पर चर्चा भी की और ऐसे में हमारे किसानों की समृद्धि के लिए NPK, यूरिया, 12-32-16 सभी प्रकार के खादों की उपलब्धता के लिए उनको धन्यवाद भी दिया गया। और इस वर्ष लगातार उन्होंने जो हमारी मदद की, इसके भरोसे से हमने किसानों को अपने तय प्रयास किया कि उनकी जरूरतों का खाद दिया जा सके। मेरी अपनी ओर से माननीय स्वास्थ्य मंत्री को भी धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी किसान, महिला, युवा, गरीब 4 वर्गों में फोकस करते हैं। ऐसे में किसान कल्याण वर्ष मनाने का निर्णय हमारी सरकार द्वारा 2026 में किया, जिसमें 16 अलग अलग विभागों को मिला करके हमने एक साथ किसान और कृषक परिवार के जीवन में दूध उत्पादन, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, कोऑपरेटिव, हेवी इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इकाइयाँ, लघु कुटीर उद्योग, सभी क्षेत्रों से जोड़ करके एनर्जी सहित हमने विस्तृत प्लानिंग की है और पूरे वर्ष किसान कल्याण वर्ष मनाने का निर्णय किया। ये जानकारी भी माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारे द्वारा दी गई। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी के मार्गदर्शन में कुशलता पूर्वक मध्य प्रदेश को नक्सल गतिविधियों से पूर्णतः मुक्त करा लिया है। हमारा पहले डिडोरी, मंडला, बालाघाट 3 जिले नक्सल गतिविधियों में अपनी सक्रियता पाते थे और उसके लिए धीरे धीरे क्रमशः पहले डिडोरी, फिर मंडला, फिर बालाघाट और बालाघाट में भी सारा वनांचल हो या शहरी क्षेत्र सभी गांवों में आज की स्थिति में नक्सल पूरी तरह से नक्सल मुक्त प्रदेश की श्रेणी में अगर कोई प्रदेश है तो हमारा मध्य प्रदेश है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। पावर सेक्टर में भी हम अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे में नेशनल NTPC के माध्यम से सुपर थर्मल पावर स्टेशन की परियोजना के भूमि पूजन के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रण दिया है। ये ऊर्जा मंत्रालय के माध्यम से हमारा 1600 मेगावाट की क्षमता के विस्तार के प्रोजेक्ट में लगभग 20,000 करोड़ का ये निवेश रहने वाला है, जिसके पूर्ण होने की अवधि 28-29 तक रहने वाली है। मैं मान के चलता हूं कि ये जो प्रोजेक्ट बनेगा ये अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा और एयर कूल्ड कंडेंसर टेक्नोलॉजी का उपयोग इसमें किया जाएगा, जो पानी की खपत को 1/3 तक कम करता है। उक्त परियोजना के भूमि पूजन के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को मध्य प्रदेश आमंत्रित किया है। हम सब मिलकर के हमारे राज्य के सभी वर्गों के कल्याण के लिए लगातार काम करते जा रहे हैं। आइए हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश को तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था में ले जाने के लिए सभी वर्गों के लिए, खासकर किसान, महिला, युवा, गरीब, सबके जीवन में बदलाव आए, इस दिशा में काम करें। कृषि क्षेत्र से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को कहा कि सरकार द्वारा शुरू किए गए कृषि संकल्प अभियान के बावजूद किसानों को बीज की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें मिल रही है।
किसानों का आरोप है कि जो बीज वे खरीदते हैं उसमें अक्सर खराब क्वालिटी या नकली बीज मिलते हैं। इस समस्या को देखते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसानों की सुरक्षा के लिए सख्त बीज कानून की ज़रूरत है। इस कानून के तहत खराब या नकली बीज सप्लाई करने वाली कंपनियों और व्यक्तियों के खिलाफ कड़े जुर्माने का प्रावधान होगा। इसके अलावा सरकार इस नए कानून में ट्रेसिबिलिटी और सिस्टम भी बनाने की योजना पर काम कर रही है ताकि बीज की गुणवत्ता की पूरी जानकारी और निगरानी सुनिश्चित की जा सके। आपको ध्यान होगा बीच में हमने विकसित कृषि संकल्प अभियान भी चलाया था। तब भी किसान की एक बड़ी शिकायत थी कि कई बार हम जो बीज खरीदते हैं वो या तो घटिया निकलता है या नकली निकलता है, दावे कुछ किए जाते हैं, निकल कुछ जाता है। तो इससे निजात दिलाने की जरूरत है। समय समय पर और भी ये मामला उठता रहा है बीजों का, और इसलिए जो सीड एक्ट था पुराना वो 1966 का था लगभग, जिसमें थोड़े बहुत 500 रुपए के जुर्माने का प्रावधान था। वो बहुत प्रभावी नहीं था, इसलिए आवश्यकता इस बात की महसूस की गई कि एक ऐसा सीड एक्ट जो प्रभावी रूप से अगर कोई घटिया या नकली बीज प्रदाय करता है, कोई कंपनी कोई और, तो उस बीज से हम बचा सकें किसानों को, और अगर कोई ऐसा करता है जानबूझ के तो उसको सख्त दंड की व्यवस्था की जा सके, ताकि घटिया बीज जो किसानों को बेच दिए जाते हैं वो बेचने वाले दंड के कारण भी और सिस्टम के कारण भी डरें। ऐसे प्रावधान इसमें किए गए ताकि हम किसानों के लिए अच्छे बीज सुनिश्चित कर सकें। सर, ये सीड एक्ट किसानों के लिए कैसे लाभदायक होगा? इसमें हम लोगों ने कोशिश ये की है कि ट्रेसेबिलिटी का एक सिस्टम बना रहे हैं पूरा। अभी किसान को बीज पता नहीं चलता कि कहां आया, कहां उत्पादित किया गया। अब इसमें ट्रेसेबिलिटी का पूरा एक सिस्टम होगा। जो बीज आएंगे वो ये पता चलेगा कि डीलर के पास कहां से आए, डीलर के पास, डीलर के पहले किसके पास थे और कहां उत्पादित हुए, किसने बनाया। तो हमारी कोशिश ये होगी कि जब ट्रेसिबिलिटी से ये पूरा पता चल जाएगा, जैसे ही क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि बीज कहां से बना, तो मूल ही पकड़ में आ जाएगा। तो एक तो ये होगा कि खराब बीज सिस्टम में आएंगे ही नहीं, और आए तो वो पकड़े जाएंगे। तो एक खराब बीज या तो आएंगे ही नहीं, या आएंगे तो पता चल जाएगा और जिसने दिए उसको दंड दिया जा सकेगा। इससे सीधे सीधे किसानों को, अभी जाते हैं दुकान पे और बातें करके कोई भी डीलर उनको बेच देता है कि बहुत अच्छा बीज है, इससे ये उत्पादन होगा, और वो खरीद लेता है, लेकिन इससे पूरे मूल का पता चलेगा। एक इस बात में इसकी व्यवस्था की गई है। सीड कंपनी का रजिस्ट्रेशन बाकायदा किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की जो व्यवस्था है उससे भी कौन कौन सी पंजीकृत हमारी सीड कंपनीज है, सीड बेचने वाले हैं, वो पता चल सकेगा। इससे अनाधिकृत रूप से अगर कोई बीज बेचेगा तो वो भी जानकारी तत्काल प्राप्त की जा सकेगी। हाँ, एक बात मैं इसमें कहता हूं कि परंपरागत बीज जो किसान बोता चला आया है, परंपरागत बीज पर ये प्रतिबंध लागू नहीं होंगे, क्योंकि किसान आपस में भी बीजों का विनिमय करता है। एक बात ये फैलाई जा रही है कि इसमें परंपरागत बीजों का क्या होगा, कुछ नहीं होगा। किसान खुद का बीज बो सकता है, किसान दूसरे किसान को बीज दे सकता है, या स्थानीय स्तर पर अगर बीज का, कई बार ये चलता है किसानों में कि बोनी के समय बीज ले लिया, बाद में सवा गुना वापस कर दिया। ये परंपरागत सिस्टम है। तो जो परंपरागत बीज है वो बीजों का प्रचलन स्थानीय स्तर पर जारी रहेगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जो मैंने ट्रेसेबिलिटी की बात बताई, उसके बाद अगर पता चलेगा कि बीज घटिया निकला, जर्मिनेशन नहीं हुआ या और कोई दिक्कत पैदा हुई, तो इसमें दंडात्मक प्रावधान को बढ़ाया गया है 30 लाख। अभी तो 500 रुपए तक का जुर्माना था, अब इसमें प्रस्तावित है, अभी तो सुझाव आ रहे हैं कई तरह के, अभी जो प्रस्तावित है 30 लाख रुपए तक का जुर्माना। और अगर बहुत गंभीर है कि जानबूझ के डेलिबरेटली ये अपराध किया गया है तो उसमें सजा का प्रावधान किया गया है। तो मुझे लगता है कि किसानों को कंपनियां, सब कंपनियां खराब नहीं है, मैं ये नहीं कहता, अच्छी कंपनियां अच्छे बीज दे सकेंगी। जो गड़बड़ हैं
उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। इस तरह की खबरें भी आती हैं कि जो मुंबई से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने शुक्रवार को बृहन मुंबई नगर निगम चुनाव के संचालन पर गंभीर आरोप लगाया है। संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें और की खराबी और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उन इलाकों में जहां शिवसेना, यूबीटी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और कांग्रेस को पारंपरिक समर्थन मिलता है, चुनावी लिस्ट से हजारों वोटरों के नाम गायब थे। संजय राउत ने कहा कि मुंबई में दिख रहा है यह वोटिंग पैटर्न एक गंभीर मामला है और इसे लेकर जरूरी कदम उठाने की मांग की। है कि मुंबई जैसे शहर में जो वोटिंग पैटर्न चलाया सरकार ने, ये बेहद गंभीर बात है। हजारों लोगों के नाम गायब रहे जिसने विधानसभा में वोट किया है, और ऐसे एरिया से वोट गायब हो गए जहां शिवसेना को या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को या कांग्रेस को वोट हुए, वहां से हजारों लोगों के नाम गायब हो गए। ये पहली बात। दूसरी बात, ईवीएम मशीन बार बार बंद होती रही बहुत से प्रभागों में। जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस को बटन दबाया गया है वहां कमल के ऊपर लाइट ऑन होती है। वैसा मशाल का हो गया, वैसा इंजन का हो गया। और चुनाव आयोग के जो लोग हैं वो हमारी शिकायत सुनने को तैयार नहीं। कल शाम को 6 बजे तुरंत ये वोटिंग खत्म होने के बाद मुंबई महापालिका के कमिश्नर और बीजेपी के लोगों में, वरिष्ठ लोगों में एक मीटिंग हो गई। क्यों हो गई? कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, आचार संहिता चल रही है। आप 1.5 घंटे तक कमिश्नर के साथ बैठते हो और क्या तय करते हैं? आज का जो रिजल्ट है वो आपने तय किया। ये बहुत गंभीर बात है। वोटिंग परसेंटेज अभी तक नहीं आया था, सुबह तक नहीं आया। देखिए, वोटिंग परसेंटेज सुबह तक नहीं आया, लेकिन कल शाम को 5 बजे से एग्जिट पोल आना शुरू हो गया। हम लोग इंतजार कर रहे थे वोटिंग परसेंटेज का, और उससे पहले एग्जिट पोल आ गए। ये क्या तमाशा है? कुछ जगह पर वोटिंग चल रही थी, क्योंकि बड़ी बड़ी कतार लगी थी, क्यूज लगे थे, लोगों की भीड़ थी बूथ पर। और यहाँ एग्जिट पोल बीजेपी ने धड़ाधड़ डालना शुरू कर दिया और हम लोग जीत रहे हैं, हमारा मेयर हो रहा है, हमारा मेयर। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों देखते रहिए होम टीवी भारत।